टी बीम्स हम कल पढ़ रहे थे, और इनकी बिहेवियर इसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। और एक किस्म की जो टी बीम है उसके ऊपर फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे थे, पॉजिटिव बेंडिंग और नेगेटिव बेंडिंग, वो दोनों केसेस हमने सॉल्व किया था। और अभी हमारे पास हमने बताया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि डेप्थ ऑफ विटनी स्ट्रेस ब्लॉक इज एक्सीडिंग द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हमारा जो एनालिसिस प्रोसीजर है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। हम यूँ करते हैं उसमें कि अपने बीम को आर्टिफिशियली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम सिर्फ इसका फ्लैंज लेते हैं जो उसके फ्लैंजेस हैं, और दूसरे पार्ट में हम वेब को इंक्लूड करते हैं, और इवेंचुअली इन दोनों एरियाज़ को या इन दोनों पार्ट्स को सम करके हम कंप्रेशन जोन में कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द reduced nominal moment strength and it is positive in this case, and we have to check the minimum reinforcement area for the beam as shown here. अज्यूम करते हैं कि जो स्टील इस्तेमाल हो रहे हैं पर जो गिवन है वो है, सॉरी स्टील नहीं, कंक्रीट 3000 psi और 60 KSI 60 ग्रेड के इसके इस्तेमाल हो रहा है स्टील के लिए। और स्टीरअप्स नंबर 3 इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि आपको फिगर में नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहला काम ये था कि हमने BE को कंप्यूट करना है। BE मींस इफेक्टिव विड्थ ऑफ कंप्रेशन जोन। ये जो हमारे पास बीम है, क्योंकि इसकी फ्लैंज पूरी की पूरी फ्लैंज कंप्रेशन जोन में है, और इसके लिए हमें ACI 31814 कोड सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर फ्लैंज थिकनेस वो वन हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ वेब से कम ना हो। और मैं ये अगर आपको दिखा दूं, अच्छा आप लोगों ने कभी खुद कोड के देखा है, ये कोड के इसके अंदर जो सेक्शंस है ये किस तरह कमेंट्स करते हैं और ये क्या है, इसको आप लोगों ने कभी देखा है? नो सर, बिल्कुल चेक भी नहीं किया है सर? यूज ही नहीं आता है, कैसे यूज करते हैं वो नहीं पता नहीं। जैसे यूज करते हैं यूज नहीं आता है। जुल्म कभी करते आप हैं, आप यूज लोग जुल्म करते हैं। अच्छा अभी मैं आपको यूज बता दें, हम कर लेंगे सर, यूज ही नहीं आता कि आप इसको कैसे देखो। अच्छा मैं भी आपको बताता हूँ इसकी यूज क्या है, इसको यूज हम कैसे करेंगे। ये आपको अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ACI कोड मैंने ओपन किया हुआ है। यस सर। यस सर। अच्छा, ये हमारे पास बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स ACI कोड है 31814 का, लेकिन जो बुक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जहाँ से मैं अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, वो है 2011 एडिशन। तो ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये 2014 एडिशन है, और ये है मेरे पास 2011 एडिशन। ये भी आपको नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है आपको? यस अच्छा, और ये हमारे पास है, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ था क्रॉस रेफरेंसिंग का। कोड किस तरह काम करता है? कोड में हर जो डिटेल्स है, हर छोटी छोटी बात के लिए उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस है, और कुछ उनके यूं कहें कि इंस्ट्रक्शंस हैं। वो उन्होंने
उनके उनको उन बाकायदा सेक्शंस के लिए उन्होंने नंबर के तौर पर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है कोड सेक्शन 6.3। जी सुनाई नहीं दे रहा सर। जी मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। सिक्स 6.3.2.2 ये कोड सेक्शन है। तो अब क्या करेंगे, आपने 3 पॉइंट ये ओपन किया और आप ये 6.3.2.2 सर्च करेंगे तो ये आपके पास आएगा सेक्शन 6.3.2। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर क्या आप ये देख सकते हैं? अच्छा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड नॉन प्रीस्ट्रेस्ड बीम्स इन विच द फ्लैंज इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कंप्रेशन एरिया shall have a flange thickness greater than or equal to 0.5 b यानी 0.5 times of width of web and effective flange width less than or equal to 4 times of BW। तो ये हमें कोड बताता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपकी टी बीम वो फ्लैंज पूरी की पूरी कंप्रेशन में है और आप कंप्रेशन जोन इज बीइंग पेनेट्रेटेड इनटू दैट वेब एरिया, तो उस सूरत हाल में फ्लैंज के जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह होने चाहिए। तो उसमें वो ये बताता है हमें, अच्छा वो ये कह रहा है कि जो थिकनेस है वो 0.5 टाइम्स ऑफ BW इससे इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, और ये जो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है इसकी जो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ है वो इससे लेस या इसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास BW इस केस में क्या है, वो है 10 इंचेस। हमारे पास कितना है 10 इंचेस, तो 10 का हाफ हमारे पास होगा 5 इंचेस। तो 5 इंचेस फ्लैंज की थिकनेस होगी अकॉर्डिंग टू दिस कोड सेक्शन। और अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूं 4 से तो ये कितना बनता है 40 इंचेस। हाँ, लेकिन हमें जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है वो जो डायमेंशन है वो कितना है 18 है। तो बिल्कुल हमने क्या करना है, इसको 40 से लेस रखना है। और हमें क्योंकि यहाँ पर हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो लेस देन 40 है, तो हमारा इस कोड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोड को आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास सेक्शन लिखा हुआ है इसकी डिटेल्स हैं, फिर मज़ीद यही इसके राइट साइड पर फिर इसके कमेंट्रीज हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो नेक्स्ट कोड है वो और उसकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो यहाँ पर उसके राइट साइड पर मौजूद है। तो ये कोड इसके हर टॉपिक के लिए, हर सब टॉपिक के लिए, हर सब सेक्शन के लिए सेक्शंस बने हुए हैं, और हर सेक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा एक रेफरेंसिंग कोई नाम दिया हुआ है। जिस तरह 6 पॉइंट यानी चैप्टर 6 है उसका 3rd टॉपिक है, 3rd टॉपिक में फिर सब टॉपिक 2nd टॉपिक है, और सब टॉपिक में फिर जो सब सेक्शन है वो 2nd है। तो ये आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर उसको ढूंढ सकते हैं। तो मैंने अक्सर आप लोगों को जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो लिखे हुए हैं 2011 के। अगर जहाँ पर 2014 का रेफरेंस है तो 2014 का मैंने लिखा हुआ है कि ये 2014 का है। अगर वो 2014 का नहीं है, 2011 का है, तो आपको मैंने ये जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंसिंग का, आप पहले इस क्रॉस रेफरेंसिंग में ढूंढेंगे। मिसाल के तौर पर 2011 एडिशन में मेरा जो कोड सेक्शन है वो है 7.1.1, तो जो 14 में है 14 में यही बात या यही सेक्शन वो है 25.3.1। तो आप इसको 25.3.1 को
2014 के कोड में सर्च कर लें और उसको आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, और वहाँ पर जो डिटेल्स लिखे हुए हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। और मज़ीद जो लेफ़्ट साइड पर कोड लिखा हुआ है, राइट साइड पर उसके कमेंट्रीज में थोड़े से इसको उन्होंने इलेबोरेट किया हुआ है। तो ये हम इस तरह से कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई सर। अच्छा, तो ये बात आपके जहन में हो, ये कोड आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे एग्ज़ाम हॉल में हुए तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगी कि ये कोड आपने अपने साथ लेकर आना है। और वहाँ पर अगर आप कोई बात लिखेंगे, क्योंकि आपने खुद अपने से कुछ नहीं करना, और आप उसको रेफरेंस देंगे कि मैंने इस कोड के इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, मैं इसको यूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोड को इस्तेमाल करना पीआरसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने, क्योंकि मैंने अक्सर जगह पर रेफरेंस दिया हुआ है, आप लोगों ने कहीं पूछा नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि आप लोगों को नहीं आइडिया कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो चलें अभी हम एग्जाम हॉल में सर हम लोग ये कोड बुक लेके आएंगे? हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, तो ये जो हमारा अच्छा, तो बीई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 18, और हम कोड सेक्शन जो हमारे पास है 31814 का, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं कि क्या वाकई जो हमारे डायमेंशंस गिवन हैं वो हमारे इस कोड सेक्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। ये जो लिमिट्स गिवन है क्या इनको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो हमारे पास फ्लैंज की थिकनेस गिवन है 5 इंचेस, आप देख सकते हैं फिगर में टॉप राइट कॉर्नर में, थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस 5 इंचेस। और हमें कोड बताता है कि इट मस्ट नॉट बी लेस देन 1/2 द विड्थ ऑफ द वेब। तो विड्थ ऑफ द वेब हमारे पास है 10, और इसकी 1/2 5 इंचेस है, तो इससे ये छोटी नहीं है। तो हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस सेटिस्फाइड। और इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो हमारे पास है, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कोड हमें बताता है कि इट मस्ट नॉट एक्सीड 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ द वेब। विड्थ ऑफ द वेब हमारे पास 10 इंचेस है, और 4 टाइम्स इसकी बनेगी 14, लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो है 18। तो ये लिमिट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए जो हमें गिवन है वो है 18 इंचेस। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये 48 इंचेस गिवन होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको रिड्यूस करते 4 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वेब इसको करके, यानी 40 इंचेस उसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, हाँ, हमारे 27 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अभी हम आएंगे डी को कैलकुलेट करने के लिए। डी उसके बाद क्योंकि हमारे पास मैंने अभी बताया ना कि अगर हमारे पास 2 लेयर्स में पड़ी हुई हों टेंशन रीइंफोर्समेंट, तो हम इजीली से उसको जो 2.5 से में +1 करेंगे तो दैट विल तकरीबन वो एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। लेकिन बेहतर ये है कि आपने इसको मूवमेंट एरिया वाले मेथड से इसके सेंट्रोइड को निकालना है। लेकिन जब 2 लेयर्स में पड़ी हुई हों तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर इसको आप डायरेक्ट आप इसको 2.5 + 1 करके आप निकाल सकते हैं इसके एरिया को। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल हाइट से सर डिफर कर रहा है सर, ये डिफर कर रहा है सर। आपने जो कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में 3.5 आपने कंसीडर किया था सर, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए 3.68 आ रहा है, अबाउट 3.7 आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है सर। अच्छा देखो, यही बात बिल्कुल कल मैंने देखा ना, तो जो ये बुक है मैकग्रेगर की, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 2% इसको ये मतलब 2% इसमें डिफरेंस आ रही है। तो 2% डिफरेंस इट इज़ एक्सेप्टेबल।
ओके सर, यानी 2% से अगर ज्यादा हो गई सर फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हाँ हाँ, फिर बेहतर नहीं है। ठीक है, तो हम हाइट से 3.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आई है 2.5 इंचेस। अभी बात यह है कि हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, मुझे बताएंगे 25 व्हाट इज ए क्या है? (17C25) आर यू देयर? Yes, sir, I am. हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, वी हैव टू कंप्यूट ए क्या है? सर ये हमारे पास ये विड्थ है, वो जो दिया हुआ है फ्लैंज। ए हमारे पास विड्थ है। वेरी वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा अच्छा, ज़रा हम देखें। मैं सर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एब्सेंट में। आपने क्या बताया था? कल की क्लास में मैं नहीं था, ये कल आपने पढ़ाया था। ये कल की क्लास की बात नहीं है, ये पहले दिन से हम रोजाना इसी को पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगुलर बीम्स में हम अभी टी बीम्स आए हुए हैं, और मैं अक्सर जब भी ये जो सिंबल्स आते हैं, मेरा यही होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सिंबल नहीं, वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि उसको मैं रिपीट करूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग शायद सुनते ही नहीं है। अच्छा, मैं 17C66, क्या आप मुझे बता सकते हैं 17C66 व्हाट इज ए? uh, 66 आप कहाँ पर है? अच्छा, तुझे ए नहीं मालूम? 66 प्लीज। 66 की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रही है। हम अपना क्वेश्चन स्विच करते हैं, किसी और की तरफ चलें। 17C24। 24 भी नहीं है। चले प्रॉब्लम होगी सर। अच्छा अच्छा, चलें 17C29 ने अपना हाथ खड़ा किए हुए हैं। काइंडली आप बताएं हमें कि व्हाट इज ए? डेप्थ ऑफ व्हिटनी ब्लॉक सर। हाँ, व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ है ए। व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक, हम जो कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन को हम इक्विवेलेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के, और उस ब्लॉक की जो डेप्थ है उसको हम कहते हैं ए, डेप्थ ऑफ व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक। तो ये जो सिंबल्स वगैरह हैं, इनको आपने समझना है, सिर्फ ए डी यूं करके इनको सॉल्व नहीं करना। बिल्कुल बार बार इनको लिखा तो नहीं जाता कि डी रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव फ्लेक्सुरल डेप्थ, ए रिप्रेजेंट्स विटनी डेप्थ ऑफ विटनी स्ट्रेस ब्लॉक, फलां फलां, तो वो लिखना नहीं होता, लेकिन आपने इन सिंबल्स को समझना है, क्योंकि हर सिंबल की एक अपनी वर्थ है, और जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वैल्यू कम हो रही है, तो आपको पता होगा कि ये इतनी कम नहीं होनी चाहिए, या कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्यों इतनी बढ़ रही है। तो अगर आप सिंबल से
नोटेशन से आप खूब फेमिलियर हैं तो फिर आपको मसला नहीं होगा। तो काइंडली इन सिंबल से अपने आप को खूब फेमिलियर करें। और मैंने कोशिश किया है, हमने हमारा पता नहीं कौन सा लेक्चर था, तीसरा चौथा लेक्चर था, हमने वहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल से सिंबल्स सारे स्टडी करवाए थे। चलें अभी जी जी someone's talking। अच्छा, तो हम पहले ये एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम, यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है ना राइट साइड पर लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू 6.2 इंच, लेकिन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, हमें मालूम नहीं है कि ए की क्या वैल्यू है। तो पहली टी बीम के केस में हमारी ये पहली एजम्पशन होती है कि वी अज्यूम दैट the depth of witness stress block is less than the thickness of flange, और हम वही जो हमारी कंप्रेशन जोन रेक्टेंगुलर हम इसको इस्तेमाल करके वहाँ से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सेक्शन इक्विलिब्रियम, और इस फार्मूले में अपने वैल्यूज को हम पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो है 6.20 इंचेस, लेकिन हमारे पास जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो कितना है, वो 5 इंचेस है। तो ए इज़ नॉट लेस देन एच एफ, एक्चुअली ए इज़ ग्रेटर देन द थिकनेस। तुम क्या करते हैं, हम जाएंगे नेक्स्ट केस की, हमारा जो केस 2 एनालिसिस प्रोसीजर है हम उसी को एडॉप्ट करेंगे। इस प्रोसीजर में ये है कि हम जो हमारा बीम आपको टॉप राइट कॉर्नर पर नज़र आ रहा है, ये बीम जो हमारे पास ये कंप्रेशन जोन है, इसका हमने इसको आप देख रहे हैं फिगर सी और फिगर डी, दो बीम्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है बीम एफ, एक है बीम डब्ल्यू। बीम एफ में सिर्फ जो फ्लैंजेस हैं उसके ओवरहैंगिंग पोर्शंस हम उसी को इंक्लूड करेंगे, और बीम डब्ल्यू में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हम फुल विड्थ ऑफ वेब इस्तेमाल करेंगे और जो डेप्थ ऑफ विटनेस स्ट्रेस ब्लॉक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों को इवेंचुअली कंबाइन करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम कंप्रेशन फोर्स इन बीम एफ कैलकुलेट करेंगे। कंप्रेशन फोर्स आपको मालूम है कि दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ विटनेस स्ट्रेस ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस है, इस केस में अगर हम फार्मूले को ज़रा देखें, हमारे पास फार्मूला इस तरह है कि 0.85 एफ सी प्राइम, ये तो हमारे पास इसकी एक डायमेंशन है, ये हमारे पास इसकी विड्थ है, और ये हमारे पास इसकी डेप्थ है। और एच एफ क्योंकि मालूम है हमें, बी ई भी मालूम है, बी डब्ल्यू भी मालूम है, और ये क्वांटिटी भी हमें मालूम है। तो कंप्रेशन फोर्स इन फ्लैंज हम निकाल रहे हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 102 किलो पाउंड्स कंप्रेशन फोर्स इन फ्लैंज। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, बाद अब निकालेंगे कंप्रेशन फोर्स इन बीम डब्ल्यू, यानी कंप्रेशन फोर्स इन वेब, जिसके लिए हम सिंबल CCW इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो फोर्स है यानी वॉल्यूम है, हमारे पास ये डायमेंशन तो है 0.85 एफ सी प्राइम, और BW क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं फिगर डी में, ये बिल्कुल जिस तरह हमारा रेक्टेंगुलर बीम्स थे पहले वाले, एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करता है। तो हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो भी हमें मालूम है, जो मालूम नहीं है जो क्वांटिटी वो है A, डेप्थ ऑफ विटनेस स्ट्रेस ब्लॉक। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम वही प्रोसीजर जो हमारा इस्तेमाल होता है कि हम दोनों फोर्सेस को इक्विलिब्रेट करते हैं और वहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेंशन T है और कंप्रेशन में हमारे पास दो फोर्सेस हैं,
एक है CCF और एक है CCW। तो जो टेंशन है, टेंशन की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, AS इंटू FY। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है 284 किलो पाउंड, ये हमारे पास टेंशन फोर्स है। और CCF यानी कंप्रेशन फोर्स इन बीम, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 102 किप्स। और यहाँ से हम A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस इक्वेशन को बाकी वैल्यूज को उस तरफ ले जाएंगे। A यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के राइट साइड पर तमाम क्वांटिटीज नोन है। और अभी देखो मैंने कल आप लोगों को बताया कि मैं आपको सर हम फ्रेंच के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, वेब के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे सर। आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, काइंडली आप रिपीट करेंगे? सर ये जो डेप्थ ऑफ रिपीज जो है ना ए सर, जी जो हम फ्लैंज के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे और हाँ वेब के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे। फ्लैंज में हमारे पास ये जो डेप्थ है वो हमें मालूम है ना। फ्लैंज में ये है, फ्लैंज आप देख रहे हैं ना फिगर सी में। फिगर सी में हमारे पास जो डेप्थ है वो हमें मालूम है। वो क्या है? वो है थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर है, तो वो 5 ही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने A नहीं लिखा हुआ है, मैंने HF लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो हमें मालूम है। उसके नीचे जो जा रहा है यहाँ पर वेब के केस में हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर तो हमें बिल्कुल आइडिया है कि ये इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि पूरी की पूरी फ्लैंज ये कंप्रेशन में है। और हम इसको अलग कर रहे हैं, इसको हम बीम से अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो उसकी पूरी की पूरी डेप्थ है वो कंप्रेशन में है। तो पूरी की पूरी डेप्थ इसकी विटनी स्ट्रेस ब्लॉक है, पूरी की पूरी डेप्थ इसकी A के बराबर है। ठीक है सर ये सिर्फ टी सेक्शन बीम में होता है या रेक्टेंगुलर सेक्शन में होता है? जैसे हमने पिछले नहीं, ये सिर्फ डी में होगा ना, ये रेक्टेंगुलर में नहीं है। रेक्टेंगुलर में तो A हमारे पास अननोन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम एक A को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे पास जब भी देखो ये उस सूरत में हो सकता है कि उसके कुछ कंडीशंस हैं। पहला ये है कि बीम क्रॉस सेक्शन आपका T बीम हो, और दूसरी ये है कि डेप्थ ऑफ विटनी स्ट्रेस ब्लॉक वो थिकनेस ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा हो। फिर आप केस 2 प्रोसीजर एनालिसिस अडॉप्ट करेंगे। उसमें आप यूँ करेंगे कि फ्लैंज को अलग, फ्लैंज के कंप्रेसिव फोर्सेस को अलग कैलकुलेट करेंगे और बीम के लिए अलग करेंगे। तो सिर्फ फ्लैंज के लिए वहाँ पर हमारे पास A विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अच्छा, हम अपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तमाम के तमाम वैल्यूज नोन हैं। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने गलत डाला हुआ है। काइंडली आप इसको सॉल्व करें। T माइनस CCF जो हमारे पास इक्वेशन है टॉप बॉटम कॉर्नर पर A के लिए, इसको ज़रा सॉल्व करके मुझे बताएं। ये तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किए। तो 7.137 आता है सर। 7.13 7.14 कर लेके। चले ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि A इज इक्वल टू 7.15 अगर राउंड ऑफ कर ले भी बेहतर। 7.15 14 सर, 14। चले ठीक है, 1415 सही है। 7.14 इंचेस। ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेशंस गलत डाले हुए हैं, सही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसको आप फिर अपने स्लाइड वगैरह में इसको सही कर देना, या मैं इसको दोबारा आपको सेंड करूँगा सही करके। अच्छा, तो जब हमारे पास A की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से कंप्रेशन फोर्स इन वेब कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अच्छा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था पिछले स्लाइड पर ना, यहाँ पर मैंने ये बताया ना कि जो कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जो आपको प्रोवाइड होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आपने ऑब्ज़र्व करना है
और आपने देखना है कि फार्मूले में किस तरह रद्द-बदल हो रही है, उसमें अल्टरेशन क्या हो रही है। तो ये आपने अपनी आंखें खोलनी है और ख़ुद इसको देखना है। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी हमारे पास BE माइनस BW हुआ है और ए हमारे पास HF बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेशन फोर्स इन बीम F। और आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जब कंप्रेशन फोर्स इन बीम W निकाल रहे हैं तो यहाँ पर विड्थ हमारे पास BW बन गया है और ये A बन गया है। तो ये चीज़ें आपने ख़ुद देखनी है कि हमारे पास उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए फार्मूले किस तरह बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करेंगे, तब आप फेमिलियर होंगे कि हमारे पास कंडीशंस किस तरह चेंज हो रहे हैं, तो हमारे फार्मूले में क्या तब्दीली आती है। ठीक है, तो ये इनको आपने खूब ध्यान देना है और कंसंट्रेट करके इनको स्टडी करना है, तब इंशाल्लाह आपको मालूम होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो जब हम निकालेंगे कंप्रेशन फोर्स इन वेब हमने निकाल दिया और फिर हम आसानी से सी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इम्तिहान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स का, ज़रा देखते हैं कि 17 CE 19 मौजूद हैं? यस सर। यस जी, सर। आप बता सकती हैं कि व्हाट इज सी? सर यहाँ पर 2 सी शो कर रहे हैं, एक तो CW वाला जो कंप्रेशन है, और सर ये जो दूसरा सी है वो हमारे पास स्मॉल सी। मैं स्मॉल सी की बात कर रहा हूँ। स्मॉल सी इज इक्वल टू A अपॉन बीटा 1। मैं ये जो स्मॉल सी है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सर ये जो है ना हमारे पास जब हम लोग विटनेस पर जो कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेशन के बाद जो हमारे पास जो सी आ रहा है वहीं पर ये वही शो कर रहे हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज सी। बिल्कुल सी वही शो कर रहा है कि हम, लेकिन सी ये एक सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जो चीज़ ये दिखा रहा है वही मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सी क्या नाम है इसका समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं है कि ये सी क्या है? अच्छा, ज़रा कि क्या हो गया, मैं मुझे बताएंगे। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्यों नहीं आती हैं? 17C 38 आर यू देयर? C 38 आप अपना माइक ऑन करें और आंसर करें। अच्छा, 38 आराम फरमा रहे हैं। हम आते हैं किसी और स्टूडेंट की तरफ। देखो, ये मायूसी होती है ना कि आपको ऐसी बेसिक चीज़ें नहीं मालूम। 17 CE 74 आप अपना माइक ऑन करें और रिस्पॉन्ड करें। यस सर। यस सर। नहीं 74 की। अच्छा, ये 38 अभी आए हैं। यस सर, ये प्रॉब्लम कर रहा था नेट का सर। अच्छा, चलिए कोई मसला नहीं है। आप हमें ये बताएं कि स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट ये क्या शो करता है? ये क्या है, क्या भला है ये? सर ये तो आई थिंक लेंथ शो कर रहा है। बिल्कुल, ये लेंथ शो करता है। किस चीज़ की लेंथ शो करता है? सर 17C 38 को भी नहीं मालूम कि सी क्या है। अच्छा, हमारी क्लास में अभी मौजूद हैं आलमोस्ट 29 स्टूडेंट्स। 29 स्टूडेंट्स में 3 ने अभी तक 3 को नहीं मालूम, वो भी मैंने रैंडम 3 पूछा है। तो
अच्छा, सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ खड़े हैं, बाकी तो अच्छा 37 17C 37 37। अब माइक ऑन करें और रिस्पॉन्ड करें। 37 कुछ भी नहीं हो रहा। 96 17C 96 96। माइक ऑन करें और जवाब दें। पता नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। उन नेट इशू हो गया सर, आवाज जाती है सर, आती नहीं है सर। देखो वो जरा बोल तो ले ना, जरा उसकी आवाज हमें सिर्फ यूं सुनाई दे कि वो मौजूद है, वो हमें सुन रहा है या वो सुनने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ अटेंड करना क्लास ये तो जरूरी नहीं है ना। देखो अभी 38, ठीक है उसका नेट का प्रॉब्लम था तो उन्होंने बाद में रिस्पॉन्ड किया कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो ये गलत है ना। अच्छा चले सही है। 14 17C 14, आप बताएं व्हाट इज सी। सर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सर। हाँ ये हमारे पास ये 38 ने बताया कि ये एक लेंथ है, बिल्कुल ये एक लेंथ है, लेकिन ये लेंथ हमारे पास है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो काइंडली इनको मेमोराइज कर लें और इनको समझ लें। अच्छा चलिए, जब हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मालूम हुआ तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करके फ्रॉम दैट स्ट्रेन डायग्राम्स हम अपने स्ट्रेन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन एस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। अच्छा देखो, आप ये जो फार्मूले हैं ना, ये सारे डिराइव्ड हैं, मतलब ये आपको कंडीशंस गिवन हैं, आप कंडीशंस को इस्तेमाल करके वहाँ से हम इनको डिराइव करते हैं, खुद ही डिराइव करते हैं, और हमने तमाम फार्मूले डिराइव किए हुए हैं, और एक एक फार्मूले मैंने आप लोगों को जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने बताया था कि हम इनको किस तरह निकालते हैं, किस तरह अखज़ करते हैं, और फिर किस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे वैल्यूज़ नोन हैं, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट आएगी 0.0057, और वो जो हमारी एक अजम्पशन है वो हर वक्त कंटिन्यूड है कि टेंशन स्टील इज यील्डिंग, और अभी कंफर्म हुआ कि हाँ टेंशन स्टील इज यील्डिंग। तो चले अभी मैं मज़ीद क्वेश्चन नहीं करता हूँ ताकि मज़ीद टाइम ज़ाया ना हो। मैं जो टेक्निकलिटी मेरे जहन में आती है मैं खुद उसको बताऊँगा आपको। टेंशन स्टील इज यील्डिंग का मतलब ये है कि हमारे पास अभी इस वक्त टेंशन रीइंफोर्समेंट में जो स्ट्रेन्स हैं वो हैं 0.005, और जो 60 KSI है, 60 KSI के लिए अगर स्ट्रेन्स की वैल्यू यानी एप्सिलॉन वाई हमारे पास 0.002 हो, तो अगर उससे ज़्यादा हो तो टेंशन स्टील यील्ड कर रहा है। यील्डिंग स्ट्रेन हमारे पास है 0.002 और 0.007 भी है, तो अभी हमारी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, तो ये कन्फर्म हुआ कि टेंशन स्टील इज यील्डिंग। और हमारे पास जो एप्सिलॉन एस है वो डी से कैलकुलेट करते हैं, और एप्सिलॉन टी हम कैलकुलेट करेंगे डी टी से। डी और डी टी में फ़र्क है, इसीलिए हमारे पास और ये बात आपके जहन में हो कि डी टी इज़ ऑलवेज D whenever tension reinforcement is provided in more than one layer। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स हैं, D की वैल्यू 24.5 है, और हमारे पास DT की वैल्यू वो 25.5 है। अगर एप्सिलॉन एस D से हम निकाल रहे हैं वो 0.005 वैल्यू दे रहा है, तो लाजमी बात है हमारे पास एप्सिलॉन T एप्सिलॉन एस से इंक्रीज होगा, यानी 0.005 से ये भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास ये सेक्शन टेंशन कंट्रोल्ड है। जब टेंशन कंट्रोल्ड है तो हम फाई की वैल्यू 0.9 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और mn के लिए फोर्स इनटू मोमेंट आर्म्स, हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये इनके मोमेंट आर्म्स हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्सेस के साथ, हमारे पास इवेंचुअली नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ आएगी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास है 660 किप, और इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 505। ये इक्वेशन ज़रा देखें mn वाली, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो ज़रा देख लें। हम अभी स्लाइड नंबर 25 पर हैं, हम नॉमिनल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इन सिंबल्स में, किसी को पता नहीं है कि ये सिंबल क्या है, आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। मुझे सर अभी तक 24 स्लैश शो हो रहा है, अभी 24 का स्लैश शो हुआ है। सर HF किस चीज को शो कर रहा है, ये ज़हन में नहीं आ रहा। HF थिकनेस ऑफ फ्लैंज, या हम यूं कह सकते हैं कि हाइट ऑफ फ्लैंज 5/2। थैंक यू सर। जी जी, ये मोमेंट आर्म्स तो समझ में आ गया आप लोगों को ना, कि ये मोमेंट आर्म्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम आप मुझे रोक सकते हैं, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने नॉमिनल मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने मालूम कर लिया कि ये सेक्शन टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, इसीलिए फाई की वैल्यू हम 0.9 इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा इससे अगला स्टेप होगा रेड्यूस्ड नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, अपने नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से। सर, तो जी जी प्लीज। सर यहाँ पे हम डी से मतलब HF को माइनस कर रहे हैं सर, वो तो सर लेंथ में आना चाहिए कि हम मोमेंट हम सर उसमें डिस्टेंस में तो ये भी आना चाहिए 0.5 मतलब 5 इंचेस को मतलब हाफ तो नहीं करना चाहिए था सर। अच्छा देखो, हमारे पास मैं दिखाता हूँ आपको ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि किसी को कोई कंफ्यूजन है। अगर ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पर मैं वो फोर्सेस शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ये है मेरे पास CCF, कंप्रेशन फोर्स इन फ्लैंज, ठीक है। और ये मेरे पास फोर्स लग रहा है, ये है कंप्रेशन फोर्स इन वेब, और यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये है मेरे पास टेंशन फोर्स इन रीइंफोर्समेंट। इसके डायमेंशंस को ज़रा मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास H है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, हमारे पास जो फ्लैंज है, फ्लैंज उसके बिल्कुल सेंटर में पड़े हुए हैं, उसके बिल्कुल सेंटर पर ये लग रहा है, ठीक है। HF/2 हम इसको इसीलिए करते हैं। और ये हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास CCW लग रहा है, क्योंकि हम करते क्या हैं, हमने टेंशन के ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर मोमेंट निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मोमेंट आर्म है हमारे पास। अगर मैं इसको नाम दे दूँ JD1 का, और ये जो मेरे पास मोमेंट आर्म होगी, ये मेरे पास है, मैं इसको अगर नाम दूँ JD2 का। तो ये हमारे पास ऊपर से लेकर टॉप से लेकर जहाँ पर टेंशन लग रहा है, ये मेरे पास है D, लेकिन मुझे चाहिए JD2। तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये इसमें नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, D-HF/2 करूँगा। तो ये मेरे पास इक्वल होगा किसके, JD2 के।
इसी तरह मेरे पास ये जो डिस्टेंस है जो जहाँ पर CCW लग रहा है, ये कितना है? ये हमारे पास विटनी स्ट्रेस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर पर लग रहा है। तो विटनी स्ट्रेस ब्लॉक का जो डेप्थ है वो मेरे पास A है। इसके जब ये सेंटर पर लग रहा है तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है? A/2। तो JD1 यानी JD1 डिस्टेंस है फ्रॉम द टेंशन फोर्स टू द कंप्रेशन फोर्स इन वेब। ये किसके बराबर होगा? D माइनस A/2 के बराबर होगा। हम जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको माइनस करेंगे, हमारे पास ये एरिया बच जाएगा। अभी क्लियर हुआ मोमेंट टर्म्स? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो अपने वैल्यूज को पुट करेंगे, आएगी हमारे पास, और हमारा जो फाइनल चेक है हम चेक करेंगे कि टेंशन रीइंफोर्समेंट इज ग्रेटर देन और नॉट फ्रॉम द मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर आपको याद है हमने 3000 PSI कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3000 PSI के लिए 300 FC प्राइम गवर्न नहीं करता, 200 की हम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और बाकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनको पुट करेंगे। तो AS मिनिमम 0.82 है, और ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा मेरे ख्याल से 4 पॉइंट समथिंग था, 4.74 इस तरह कुछ है। हाँ ये है, लिखा भी यहाँ पर जो AS है वो कितना है? 4.74 है। तो इट इज़ वे ग्रेटर देन AS मिनिमम। तो ये हमारा चेक भी ओके है। तो ये इस तरह हमारा सेक्शन जो केस 2 एक एनालिसिस थी वो हमने फ्लैंज के लिए इसको कर लिया। ठीक है, तो अभी तकरीबन हमारा जो एनालिसिस प्रोसीजर है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आपने स्लाइड नंबर 21 में जो लिखा हुआ है कि दिस इज एन आइसोलेटेड टी बीम, तो इससे क्या मुराद है? इसका मतलब क्या है? मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ। स्लाइड नंबर 21 सर, 21। जी देखो, हमारे पास ये आइसोलेटेड बीम हम उस वक्त कहते आइसोलेटेड टी बीम हम उस वक्त कहते हैं कि जब हमारे पास फ्लैंज इसलिए इस्तेमाल हो ताकि वो कंप्रेशन जोन को भी काउंटर करे, यानी कंप्रेसिव फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं बीम के ऊपर उनको रेजिस्ट करने के लिए अगर हम उसको फ्लैंज भी इस्तेमाल करेंगे तो वो उस वक्त उस टी बीम को हम कहते हैं आइसोलेटेड टी बीम। अगर आप देखें आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फ्लैंज इज यूज्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन। ओके सर, गॉट इट। सर ये समझ नहीं है सर, आप रिपीट कर ले सर। जब देखो असल में ये है ना कि अगर कंप्रेशन जोन जो एरिया है कंप्रेशन जोन की वो अगर कम हो जाए तो क्या होता है? बल्कि यूँ समझ लें कि हमारे पास जब भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन डेवलप होती हैं। हमने क्या करना है, कंप्रेशन जो जब वो फ्लैंज की जो थिकनेस है, फ्लैंज इस्तेमाल होता है इसलिए ताकि उस कंप्रेशन जोन के एरिया को इन्हेंस करे, ज़रा उसको इंक्रीज करे। तो ऐसी सूरत में ऐसी टी बीम्स को हम कहेंगे आइसोलेटेड टी बीम्स। सर एरिया को किस तरह इनहेंस करेगा सर कंप्रेशन जोन सर? देखो अगर हमारे पास ये टी बीम सिर्फ टी बीम ना हो, सिर्फ ये रेक्टेंगुलर बीम हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर देखें बॉटम डी है बीम डब्ल्यू, ये जो कंप्रेशन जोन है सिर्फ वेब में है, लेकिन जब फ्लैंज इस्तेमाल हो रहा है तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं ये भी तो कंप्रेशन जोन में है। क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन जोन की को कर रहा है। तो ये
सर ये तो इन अ कंडीशन हमें इंक्रीज कर रहे हैं सर। इस तरह की वो फर्स्ट कंडीशन थी सर, उसमें सर तो कंप्रेशन जोन सिर्फ फ्लैंज में था सर, उसमें था ही नहीं सर हमारे पास जो वेब है। तो इसीलिए मैं कह रहे हैं ना कि हम अज्यूम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हो कि वी आर अज्यूमिंग। ओके अगर ये, हाँ सही है सर। चलिए सही है। अच्छा, तो ये आज हमारा एनालिसिस का पोर्शन तकरीबन ख़त्म हुआ बीम्स के लिए। अभी अभी हम आप 9:40 हो रहे हैं। चलिए आप 5 मिनट का आप गैप ले लें, पानी वगैरह आपने पीना है तो पी लें। 9:45 पर शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है, हम उसी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर।
ده تلير. अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्लेक्सर डिज़ाइन ऑफ बीम सेक्शंस। डिज़ाइन की बेसिक कंसेप्ट। जी जी सर, ये जो आइसोलेटेड टी बीम का जो पूछा गया था सर उसका मतलब ये है कि टी बीम में जो हमारे पास फ्लेंज है वो सेपरेट हो, स्लैब से सेपरेट हो, उसे हम लोग कहते हैं सर आइसोलेटेड टी बीम। इसमें हमारे पास जो बीम और स्लैब, टी बीम और स्लैब एट द सेम टाइम कास्ट नहीं की जाती है सर। डिफरेंस ये है सर। अच्छा, देखो ऐसी सूरत में हमारे पास चले सही है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अभी हम अपने इस टॉपिक पर चलते हैं ज़रा, उसको हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो आज ये जो हमारे कंटेंट्स हैं डिज़ाइन के चैप्टर के लिहाज से, आज हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा डिज़ाइन को फ्लैगशिप डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शंस अगर उनके अंदर सिर्फ रेक्टेंगुलर कंप्रेशन जोन है उनको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, और कंक्रीट कवर और बार स्पेसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है और जो डिटेलिंग्स है उनको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और जो बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उनके लिए कम से कम वेब की विड्थ कितनी होनी चाहिए उस अरेंजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। और उसके बाद जो एक जनरल जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको भी स्टडी करेंगे। और उसके बाद टेंशन रीइंफोर्समेंट को किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे जब सेक्शन डायमेंशंस नोन हों, हमें मालूम हो उस सूरत में, और एंड में एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी तक जो हमने स्टडी किया है एनालिसिस प्रोसीजर्स, अभी आप इस काबिल हैं कि आपको अगर कोई भी बीम क्रॉस सेक्शन दी जाए तो आप उसके लिए नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मालूम हो, यानी डिज़ाइन जो फैक्टर मोमेंट्स हैं वो अगर आपको गिवन हो, एमयू आपको गिवन हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या 5 mn एमयू से एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डिज़ाइन में हमारा काम ये है कि हमारा काम ये है कि एमयू जो अप्लाई हो रहे हैं फैक्टर डिज़ाइन मोमेंट्स, हमने अपने सेक्शन की नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ को इतना करना है कि वो इसके इक्वल या इसे एक्सीड कर जाए। अच्छा, और उसके बाद हम इस चैप्टर में यानी फ्लैगर के डिज़ाइन में जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो यही होगा कि एमयू की कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, हम अपने
क्रॉस सेक्शन को ऐसा बनाएंगे कि वो इसको रेजिस्ट कर सके, और बाकी जो ACI कोड के रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग डायमेंशंस और रिगार्डिंग स्पेसिंग वगैरह वो भी सेटिस्फाइड हो, उनको भी हम फॉलो करेंगे। अच्छा, ये आपको अभी शायद तकरीबन क्लियर है कि MU की जो फाइनल वैल्यू है वो हमें उस वक्त तक मालूम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है जब तक कि हमें बीम सेक्शन का साइज मालूम ना हो, क्योंकि जब हम सेल्फ वेट कैलकुलेट करते हैं बीम के लिए तो वो जो सेल्फ वेट है वो जो सेल्फ वेट है वो क्योंकि सेक्शन के डायमेंशन से ही कैलकुलेट होता है, तो सेक्शन के डायमेंशन यानी बीम का साइज जब तक मालूम ना हो तो हम फाइनली MU वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ सेक्शन अज्यूम करते हैं, उसको हम डिटेल करेंगे और फिर उसके MU को कैलकुलेट करेंगे। ये अगर हमारे पास MU की वैल्यू ज़्यादा हुआ तो हम वापस अपने सेक्शन को अल्टर करेंगे और वापस इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये यूँ समझो कि एक एनालिसिस और डिज़ाइन का एक साइकिल है। पहले हम एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर वापस एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं और फाइनली एक वैल्यू पर हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम ये करते हैं ना कि अभी आपको फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि डिज़ाइन आपने नहीं किया है। डिज़ाइन में शुरू में सेक्शन साइज़ेस को अज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद हम मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं उस एनालिसिस की बुनियाद पर, और फिर वापस री एनालिसिस करते हैं उन सेक्शंस को, और उसके बाद री एनालिसिस करने के बाद फाइनल डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस होती हैं जो हमारे पास अपडेटेड एनालिसिस हैं उसके लिहाज से। अच्छा, अभी बात ये है ना कि हमने रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करना है। वेद ये तो बात बिल्कुल आपको क्लियर है कि जहाँ पर बीम सेक्शन टेंशन में वीक है हम वहीं पर प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें इस फिगर में, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसके मोमेंट डायग्राम है इसका फिगर बी में। ये हमारे पास का मोमेंट डायग्राम है और ये इसकी जो रीइंफोर्समेंट लोकेशन है। आप देख रहे हैं कि मिड स्पैन पर फ्लेक्सुरल मूवमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मिड स्पैन पे हमने यूँ कह के एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है। और सपोर्ट्स की तरफ आप देख रहे हैं, सपोर्ट्स पे ये वैल्यू कम हो रही है, मूवमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए बाज़ यहाँ पर कट ऑफ है, यानी इनको मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया है। तो बात यह है कि जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी, जहाँ पर मालूम हो रहा है कि इनकी ज़रूरत है, वहाँ पर इनको हम एम्बेड करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड था, ये एक हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम ये जो उसके मोमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं क्योंकि मूवमेंट्स टॉप पर ही अप्लाई हो रहे हैं। ये इसका जो मूवमेंट डायग्राम है यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर है। इस केस में आप देख रहे हैं कि सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स सपोर्ट पर हैं, जो मूवमेंट डायग्राम में आप वैल्यू देख रहे हैं। तो इनको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट को सपोर्ट के अंदर तक उसको इंक्रीज करते हैं, इसको लेके जाते हैं, और जो फ्री हैंड है इसका फ्री हैंड की तरफ हम इसको कट ऑफ करते हैं और उसको इंक्रीज नहीं करते। तो ये एक जनरल फैक्टर्स हैं कि किस तरह आपके डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम्स के लिए और हम किस तरह रीइंफोर्समेंट को कहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये इसका एक तो बाकायदा एक चैप्टर है मैकग्रेगर के बुक में, चैप्टर नंबर 8, वहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ आपको ये बताना था कि जो भी बीम्स होंगे उनका एक रैंडम सा
आपको आइडिया होगा कि इनका मूवमेंट डायग्राम किस तरह बनेगा। तो वहाँ से आप मतलब एक इंजीनियरिंग जजमेंट कर सकते हैं कि कैसे हम कहाँ कहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमने रिइंफोर्समेंट को डिज़ाइन करना है, हमने एएस कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील, और हमने ये फैसला करना है कि कितने नंबर ऑफ बार्स इस्तेमाल करने हैं, उनकी क्या स्पेसिंग हो, और इनको कितने लेयर्स में आप प्लेस करें। ये सारे के सारे डिसीजंस ये इंजीनियर ने ही लेनी है। अच्छा, हमारे पास जो कॉमनली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स जो हैं वो आप जो हमारे पास काफ़ी सारे सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये इनकी लोकेशन होती है, और जो जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पास कंक्रीट बीम्स कंटिन्यूस स्पैन है। यहाँ पर जो मूवमेंट डायग्राम है और डिफ्लेक्टेड शेप है वो ज़रा आप देखें कि सपोर्ट्स पर देख रहे हैं ना, सपोर्ट पर नेगेटिव मूवमेंट्स डेवलप हो रही हैं, ये देखें, और मिड स्पैन पर पॉजिटिव मूवमेंट्स डेवलप हो रही हैं। तो क्या करते हैं हम उसी तरह अपने रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट्स डेवलप हो रही हैं तो वहाँ पर हम टॉप में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो सर। जी जी हेलो जी सर, जी प्लीज। आपने पिछले स्लाइड में बताया था कि फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट जो मैक्सिमम होता है सर, कौन से पॉइंट पर? बात समझ में नहीं आई, कैसे हुआ सर? कहाँ पर? पॉइंट पे सर, पिछले स्लाइड में सर। अच्छा, देखो कैंटिलीवर बीम, ये जो कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो कैंटिलीवर बीम का अगर आप मूवमेंट डायग्राम बनाएं तो आपके यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेगेटिव मूवमेंट की वैल्यू जो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो उसका फ्री हैंड है, फ्री हैंड पर 0 है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम इसी पॉइंट पर है। जी सर, समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया? ओके सर। देखो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स किस तरह इनको ड्रा करते हैं या इसको इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये इसका एक बाकायदा एक प्रोसीजर है। अभी ये जो अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि आपको शेयर फोर्स डायग्राम के कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर पता है, आपको मूवमेंट डायग्राम्स, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स के कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर मालूम है, और आप उनको ड्रा भी कर सकते हैं, आप इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग जजमेंट के जरिए मालूम कर सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का शेप कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर बैठ के मूवमेंट डायग्राम्स हम नहीं बना सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फिक्स एंड पर, ये सेकंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहाँ पर डिटेल से आपने इसको पढ़ा होगा। अच्छा सर, बिल्कुल पढ़ा है सर। हाँ, तो ये अभी आपके जहन में ये बात हो कि जब भी कैंटिलीवर बीम होगी इसके फ्री हैंड पर मूवमेंट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, और इसके फिक्स्ड एंड पर मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और वो मूवमेंट्स भी नेगेटिव मूवमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट्स नहीं होते। ओके सर। अच्छा, तो ये लोकेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट। जी सर, अगर हम इस तरह करें कि ये जो बीम है सर, ये जो सपोर्ट है वहाँ पर हम बीम को कट ऑफ करें तो ये नेगेटिव मोमेंट फिर ख़त्म नहीं हो जाता है जिस तरह वो ब्रिजेज में होता है, उन्होंने कट ऑफ स्प्लिट किया होता है ना एक लंबी बीम को सर? मैं नहीं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सर यही जो आपने बीम नहीं स्लाइड नंबर 5 पर सर जो। अच्छा, स्लाइड नंबर 5 पर। जी सर, यहाँ पर जो सपोर्ट दिया हुआ है सर, कौन सपोर्ट? 2 सपोर्ट जो दिया है सर ऊपर वाले में। आप कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं? फिगर ए?
जी सर, फिगर ए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, अगर सपोर्ट पर हम बीम को कट ऑफ करें सर, पार्ट में डिवाइड करें, तो ये नेगेटिव मोमेंट खत्म नहीं हो जाता? फिर जिस तरह वो ब्रिजेस में होता है सर, उन्होंने थोड़ा सा वो डिस्टेंस दिया होता है। अच्छा अच्छा जी सर, मतलब वो साइड पर ऊपर नहीं उठेगा जो सपोर्ट पे एम्बेडेड होता है। ये आप अगर आप ये जो हमारे पास दरमियान वाला सपोर्ट है, आप इसको ज़रा देख लें, ये जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, आप ये जी जी देखें क्या इसमें नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप नहीं हो रही? सर, यहाँ पर तो हो रही है सर। तो अगर यहाँ से भी अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर भी तो होंगी। अच्छा सर, या नहीं होंगी? सर होंगी, फिर भी होंगी। हाँ ना। अच्छा ये हमारे पास पहले यूं होता था 1960-70s में कि हम बार्स को बेंड करते थे। ये आपको जो फिगर डी है, बार्स को बेंड करते थे इनको रेजिस्ट करने के लिए। जो हमारे पास नेगेटिव मोमेंट्स हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए बार को बेंड करके ऊपर की तरफ उनको बेंड किया जाता था। जो आपको फिगर डी में नज़र आ रहे हैं, इसकी ये क्रॉस सेक्शन है। लेकिन अभी ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इंतहाई तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। और इस तरह जो हमारे पास फिगर सी है, हम स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड करके नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट्स दोनों को रेजिस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, कंक्रीट कवर और जो बार स्पेसिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझना ये है कि कंक्रीट कवर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, और उसके बाद हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो रीइंफोर्समेंट बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, री बार्स प्रोवाइड करेंगे, वो री बार्स उनके दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए। इसको भी हम जो ACI कोड की कुछ लिमिटेशंस हैं उनको ज़रा देखते हैं। पहले ये है कि हमने कंक्रीट कवर प्रोवाइड करना है, तो उसके 4 प्राइमरी रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि जो रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के दरमियान आपस में सही बॉन्ड हो। अगर कंक्रीट कवर बहुत कम हो, यानी या ना होने के बराबर कम हो, तो क्या होगा, हमारे पास रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट ये दोनों सही तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। जब ये टुगेदर एक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा मकसद है स्टील को इस्तेमाल करने का, वो मकसद बाकी नहीं रहता। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है रीज़न है, वो ये है कि रीइंफोर्समेंट, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कोरोजन, जंग अगर लग जाए रीइंफोर्समेंट को तो वो डिटेरियोरेट हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कंक्रीट कवर लाजमी है। और ये कंक्रीट कवर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोजन हमारे पास वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी सी के समंदर एरिया में या किसी रिवर में हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर इसके वैल्यूज़ डिफ़र करेंगे। अगर एक नॉर्मल वेदर कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो कंक्रीट कवर है इसके वैल्यूज़ डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए आप ACI 31814 जो 14th एडिशन है, इसका कोड सेक्शन 20.6 आप अगर डिटेल से देखेंगे तो आपको वहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए वैल्यूज़ गिवन होंगे। और उसके बाद अगर ओवर हीटिंग हो जाए तो रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, तो उस लॉस को भी काउंटर करने के लिए कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम रीइंफोर्समेंट को प्रोटेक्ट कर सके इन केस ऑफ फायर। और हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एब्रेशन वगैरह की वजह से जहाँ पर यानी साइक्लिक लोड्स लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, या जिस तरह ट्रैफिक बार बार चलती है, तो क्या होता है कंक्रीट कवर रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशनल कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इस एब्रेशन और वियर लॉस को रिड्यूस कर सकें। तो ये 4 बुनियादी रीजंस हैं कंक्रीट कवर को इस्तेमाल करने के लिए।
ये आप अगर देखें, ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है टॉप बॉटम कॉर्नर पर, फिगर नंबर बी, मिनिमम बार स्पेसिंग एंड कवर लिमिट्स नॉर्मल कंडीशंस में। अच्छा, ये जो यहाँ पर सेक्शन जो मैंने लिखा हुआ है ना ACI 7.7.1, ये 2011 एडिशन में है। आप वहाँ से इनको सर्च करके मज़ीद इनके डिटेल्स आप वहाँ से देख सकते। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो कंक्रीट कवर है वो है 1.5 इंचेस, आप देख सकते हैं 1.5 इंचेस नॉर्मल कंडीशंस में जो कंक्रीट कवर है वो है फ्रॉम द आउटर जो पोर्शन ऑफ स्टिरप पे उससे लेकर बॉटम फाइबर तक, यहाँ तक जो कवर है वो हमारे पास 1.5 इंचेस हैं। ये तो कवर के लिए हुआ। अगर कोई स्पेशल केस आ जाता है कि मिसाल के तौर पर हमने इसको कोरोजन से वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस के लिए हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। वैसे जनरली आम सूरत में हम इसको 1.5 ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सर अगर हम ये कंक्रीट के अंदर ये स्टील बार को इंसर्ट करते हैं तो सर अर्थ शॉक की वजह से या किसी वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे से स्प्लिट करते हैं सर, तो सर इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कोई कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है या फिर ये आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। नेट का मसला है सर। अभी आवाज़ आ रहा है सर? जी जी, अभी आपकी आवाज़ क्लियर है, आप दोबारा काइंडली बताएं। सर अगर हम स्टील बार को इंसर्ट कर रहे हैं कंक्रीट में तो सर अर्थ शॉक की वजह से या फिर किसी वाइब्रेशन की वजह से जो स्टील जो कंक्रीट का लेयर है वो स्प्लिट करता है सर इसको किस तरह रिड्यूस करेंगे सर? यानी टाइम के साथ ये एक दूसरे से बिल्कुल ठीक है। यही बात है ना जो हमारे पास जो फोर्थ रीज़न ये आप ACI का कोड में अगर आप देख लेना वहाँ पर डिटेल्स में लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास, देखो ये जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे पास कोई स्पेशल कंडीशन है। तो स्पेशल कंडीशन ये है कि कोई वाइब्रेशंस हो रही हैं, कोई इस तरह की कोई स्पेशल कंडीशन, तो स्पेशल कंडीशंस के लिए हमारे पास स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, तो वो हमारे पास कोड में मौजूद है। वहाँ पर फिर हम इनको इस तरह इंक्रीज़ करेंगे। और ये भी एक बात है, हमने इसको ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं करना, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो वो उस स्पेशल कंडीशंस के लिए हम फिर कोड में रेफ़र करते हैं और वहाँ पर हम जो सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं वहाँ से हम मालूमात ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास अगर हम आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर दो बार्स में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ये हम ये क्या होनी चाहिए, कम से कम इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये इनमें से जो सबसे बड़ी है लार्जर ऑफ, हम जो बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज नंबर 8 बार या नंबर 9 बार, उसकी डायमीटर या 1 इंचेस, और जो तीसरा है वो है 1.3 डायमीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट के डायमीटर भी वो भी डिपेंड करता है, तो उसका 1.3 टाइम्स। ये तीनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसी को हम एज अ स्पेसिंग इस्तेमाल करेंगे बिटवीन दीज टू रीइंफोर्समेंट रीबार्स। और ये जो हमारे पास फोर्थ कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है वो है डायमीटर ऑफ वाइब्रेटर। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि रीइंफोर्समेंट कंजेस्टेड हो जाता है। मिसाल के तौर पर दो कॉलम्स आ रहे हैं, वहाँ पर दो बीम्स आ रहे हैं, दरमियान में एक कॉलम है, तो इन सब के जो रीइंफोर्समेंट है वो बिल्कुल इस तरह उनके कंजेस्शन हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पर कंक्रीट को सही तरीके से कंपैक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वाइब्रेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वाइब्रेटर के डायमीटर से वो छोटी हुई तो क्या होगा, वो सही तरीके से कंपैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमने उसको भी देखना है, लेकिन अमूमन हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तकरीबन हम ये जो 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, ये इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को हम एज अ स्पेसिंग इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसको
दो लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो लेयर्स में है। दो लेयर्स में 1.3 डायमीटर ऑफ कोर सेग्रीगेट और 1 इंचेस, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। और ये यहाँ पर जो सेक्शन प्रोवाइडेड है 3.32 7.62 ये भी ACI 2011 एडिशन से हैं। तो ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं हमने इनको इसी तरह प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद ये हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग स्लैब के लिहाज से, अगर हमारे स्लैब्स में ये तो बीम्स के लिए था ना, तो स्लैब के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट की, या अभी तक हम स्लैब्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको फिलहाल हम यहाँ से इग्नोर करते हैं। जब स्लैब के सेक्शन में आएंगे तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक बीम है, तो हम सिर्फ बीम को ही स्टडी करते हैं। अच्छा, अभी एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके कि हमारे पास इफ़ेक्टिव डेप्थ कितनी होनी चाहिए और मिनिमम वेब विड्थ कितनी होनी चाहिए। जो स्पेसिंग और कंक्रीट कवर है उसी को इस्तेमाल करके ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक फिगर है जिसमें दो लेयर्स टेंशन रीइंफोर्समेंट के प्रोवाइडेड हैं। जो बॉटम लेयर है जिसमें 3 बार्स हैं वो 3 नंबर 9 बार्स हैं, और ऊपर 2 बार्स हैं नंबर 8 बार्स। इनके डायमीटर्स डिफरेंट हैं। ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं अब। जी सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट सर। जी प्लीज सर, अगर आप आज के लिए ये न्यूमेरिकल छोड़ देना, क्योंकि हम इसकी जो थ्योरी हमने पढ़ी इसको हम सब तफसील से पढ़ लेंगे, फिर कल से न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, फिर हमें सब कुछ समझ आ जाएगा सर। ये देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये एक छोटी सी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पिछली स्लाइड पर हमने देखा था ना, ये जो डायमेंशंस थे ये इन्हीं को इस्तेमाल करता है कि लार्जर ऑफ बार डायमीटर 1 इंच ये यही है। ये इंशाल्लाह अभी तक हमारे पास टाइम तो है ना, पूरा 20 मिनट है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप अच्छा, जो गिवन है हमारे पास मैक्सिमम जो कोर सेग्रीगेट के साइज़ है वो 3/4 इंचज़ है, और ओवरऑल डेप्थ जो बीम की है वो है 24 इंचज़। ये भी हमें गिवन है। बीम के अंदर 2 डिफरेंट बार साइजेज है जो मैंने बताया आपको, नंबर 8 भी इस्तेमाल हो रहे हैं और नंबर 9 भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये आपको शायद आइडिया है कि हम लार्जर बार्स वो बॉटम लेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी 2 रीज़न हैं। एक तो इफ़ेक्टिव डेप्थ वो भी इंक्रीज़ होगा, यानी डी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और मोमेंट आर्म यानी ये भी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू इंक्रीज़ है तो मोमेंट आर्म की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा है तो इवेंचुअली मोमेंट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये हम इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो लार्जर डायमीटर बार्स है वो नीचे प्रोवाइडेड हैं, और हमारे पास जो स्मॉलर हैं वो ऊपर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लियर कवर कंप्यूट करते हैं। ACI 314 का जो कोड सेक्शन है 20.6.1 वो हमें नॉर्मल कंडीशंस के लिए बताता है कि 1.5 इंचज़ हो। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंचज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं है, और अमूमन अक्सर औकात में हम 1.5 ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टिरप्स टू द आउटर कंक्रीट, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं क्लियर कवर। सही, तो ये क्लियर कवर 1.5 इंचज़ है। सर हमें किस तरह पता चले कि नॉर्मल कंडीशन है और नॉर्मल नहीं है? जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा ना कि आप किस लोकेशन पे डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके वेदर कंडीशंस क्या हैं, आपको वो तो सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी। अगर एग्ज़ाम के हवाले से या कोर्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो अगर आपको स्पेसिफाइड हुआ कि ये कंडीशंस हैं तो ठीक है, अगर कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं हुए तो नॉर्मल कंडीशंस होंगी।
सर अगर हम एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल लाइक जी एग्जांपल सर क्या होगा सर, यानी वेदर कंडीशन पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, यानी जहाँ पर देखो, बारिश ज्यादा हो। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी फैक्ट्री के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं कोई स्ट्रक्चर, और फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है कि जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मतलब हीटिंग होती है वहाँ पर, तो लाजिम बात है आप फायर प्रोटेक्शन को देखेंगे। अगर आप सी यानी समंदर के पास या किसी ऐसी एरिया में जहाँ पर साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके रीइंफोर्समेंट को कोरोड कर सकते हैं, कोई ऐसी रीजन है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशंस पर कोरोजन के लिए आप कवर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ? सर आपका आवाज सर आपने कहा था, सर क्लियर कवर हमारे पास 1.5 इंच है सर, लेकिन जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्वेश्चंस एग्जांपल स्टडी कर रहे थे, वहां पर क्लियर कवर हम लोग 2.5 कंसीडर कर रहे थे। तो सर वो हम लोग बस प्लीज ये देखो, आप अपने कंसेप्ट्स को थोड़े से रद्द-बदल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल भी समझाया कि एक है हमारे पास क्लियर कवर और एक है हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो वो जो 2.5 है वो हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट टू द एक्सट्रीम लेयर है, वो हमारे पास 2.5 है। क्लियर कवर आपको या फिगर में आप जरा देखें, क्लियर कवर में स्टिरप्स बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं है। स्टिरप्स जहाँ पर एंड हो रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं क्लियर कवर। ओके सर, ओके समझ आ गया। इसमें जब हम डाया ऑफ स्टिरप्स ऐड करते हैं, फिर हाफ डाया ऑफ जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ये ऐड करते हैं, ये फिर जाके ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस बन जाता है। अच्छा, तो 1.5 इंचेस हम क्लियर कवर लेंगे। उसके बाद जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स के लिए, जो दो लेयर्स है ना हमारे पास, एक नंबर 9 वाली लेयर है ये और एक नंबर 8, इनके लिए में ACI ने 2 कंडीशंस दिया हुआ था कि 4/3 टाइम्स ऑफ एग्रीगेट साइज या 1 इंचेस, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो 4/3 टाइम्स ऑफ एग्रीगेट अगर आप करें तो वो भी 1 इंच आता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इन दो लेयर्स के दरमियान 1 इंच डिस्टेंस लेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 1 इंच। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बार्स क्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास क्लियर स्पेसिंग है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन बार्स के सेंट्रॉयड निकालें, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं तो उसके लिए सेंट्रॉयड का मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम इन बार्स का ज़रा सेंट्रॉयड कैलकुलेट करते हैं। जो बॉटम लेयर है हमारे पास 3 नंबर 9 है, तो 3 × 1 इसका एरिया 3 होगा, और हमारे पास जो टॉप लेयर है वो नंबर 8 इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका एरिया 0.79 है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0.79 1.58, तो टोटल एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट वो है 4.58। ये इनके डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम दी बॉटम। अभी हमारे पास जो बॉटम लेयर है, पहली वाली लेयर, आप ज़रा देखें, अब ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्लियर कवर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1.5 इंचेस, ठीक है। उसके बाद डाया ऑफ स्टिरप्स यहाँ पर नंबर 3 डाया इस्तेमाल, नंबर 3 बार इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ स्टिरप्स, तो 3/8 ऐड करेंगे, और उसके बाद फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस नंबर 9 बार्स हैं, तो नंबर 9 के डायमीटर को हम हाफ करेंगे, तो ये मेरे पास 2.44 इंचेस आएगा डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लेयर। अगर मैं टॉप लेयर जो मेरे पास प्रोवाइडेड है, टॉप लेयर, इसकी डिस्टेंस को मैं ज़रा चेक करूं, तो ये यहाँ तक तो 2.4 हुआ। मैं क्या करूँगा,
जो हाफ बचा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का नंबर 9 का, मैं उसको ऐड करूँगा। 2.4 तो यही हुआ, ये ऐड हुआ। फिर 1 इंचेस इसके दरमियान जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है क्लियर स्पेसिंग 1 इंच यही है। और उसके बाद इसके सेंटर तक वो कितना होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, तो 1/8 यानी हाफ ऑफ नंबर 8 डायमीटर, तो ये हमारे पास बनेगा 4.5। अगर आप 3 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा 7.31। अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ तो ये आपको रिजल्ट देगा 7.11 इंचेस क्यूब। हेलो सर। जी सर ये ब्रैकेट में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/8 सर इसकी समझ नहीं आई सर, ये समझा दो सर। ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। ये इस तरह ना, अगर आप राइट साइड पर देखें 1/2 का मतलब है हाफ। ये हमारे पास बार है, लेट्स सपोज ये मेरे पास है नंबर 8 बार, ठीक है। तो नंबर 8 बार का मतलब ये है कि अगर इंचेस में हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 8। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेंटर तक डिस्टेंस मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है सेंटर तक मुझे ये मालूम करना है। सर जी सर इंचेस में आप कैलकुलेट करें या सूत में? सर सूत में 8 आता है सर। नहीं देखो ये हमारे पास है तो सूट में। देखो ये हमारे पास 8/8 जो है ना, 8/8 दिस इज इक्वल टू 1 इंच। हमें अगर आप सिर्फ नंबर 8 का बात करते हैं ना, तो हम इसको इंचेस में, इसीलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 पर। 1 इंच इज इक्वल टू 8 पार्ट्स ऑफ सूट। सूट को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब 8 टाइम्स ऑफ दैट डिस्टेंस। तो हम इसको इंचेस में कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 8 इसीलिए कर रहे हैं उसको। ठीक है सर, ठीक समझ आ गई सर। अच्छा ये हाफ भी समझ में आ गया आपको, इसीलिए हम इसको ऑफ कर दें। जी सर। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास इनके मोमेंट एरियाज आ जाते हैं। मैं क्या करूँगा, ए वाई और ए आ गए हैं, तो लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड क्या है, ए वाई अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू वाई बार। तो 14.42 को मैं डिवाइड करूँगा 4.58 से, जो कि 3.15 इंचेस हमें हमारे पास आएगी। तो 3.15 इंचेस ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट टू द बॉटम। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस ये है 3.15। हम हाइट से 3.15 माइनस करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आएगी, यानी डी की वैल्यू आएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर यहाँ पर आपने लिखा है जो डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू वाई इंच, उसका जो हमारे पास सर निचला जो हमारे पास लाइन है वहाँ पर 7.31 उसके बाद 7.11। सर ये समझिए कहाँ से 7.31 7.11 मल्टीप्लाई किया है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटू वाई है ना, ये ए इंटू वाई है, तो आप एरिया को वाई से मल्टीप्लाई करें। ठीक है सर, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है कि एरिया और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं वाई के साथ, इसलिए हम कहते हैं मूवमेंट एरिया मेथड। मूवमेंट एरिया मेथड से हम किसी भी इर्रेगुलर शेप का सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसका उस शेप का हम एरिया निकालते हैं और फिर किसी एक पॉइंट से, जहाँ जिस पॉइंट से हमने इसका सेंटर मालूम करना है उस पॉइंट से हमने इसके सेंटर मालूम करने हैं और फिर ओवरऑल एरिया से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास उस पार्टिकुलर यानी उन सब की कंबाइंड सेंट्रॉइड मालूम होती है। ये जब हम सेकंड सेमेस्टर में होते थे तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। हाँ ना, तो अच्छा तो ये 3.15 इंचेस हमारे पास आ गए। तो इफेक्टिव जो डेप्थ होगी हमारे पास वो है हाइट माइनस दिस डिस्टेंस, तो जो कि आएगी हमारे पास
20.85। तो इफेक्टिव डेप्थ के केस में हम इसको राउंड अप नहीं करते, राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 20.85 को 20.80 कंसिडर करेंगे, इसको 9 नहीं करेंगे। 20.85 भी सही है, 20.8 भी सही है, तो ये ज़्यादा कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट मिनिमम वेब विड्थ, यानी यहाँ पर इतने बार्स प्रोवाइडेड हैं, क्या बीम की विड्थ इतनी है कि इतने बार्स को वो ऑक्युपाई कर सकें, वो अभी विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जितने बार्स हैं उन सबको हम ऐड करेंगे और हम मालूम करेंगे कि क्या ये कैलकुलेटेड है या नहीं है। सेक्शन 20.25.2 के मुताबिक, अच्छा देखो, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो स्टिरअप है, स्टिरअप को हमने बेंड किया हुआ है यहाँ पर। तो जब स्टिरअप बेंड हो जाता है तो उसके दरमियान छोटी सी स्पेस आ जाती है। तो वो जो स्पेस है, ये वाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, बहुत छोटी स्पेस है। ये इसकी जो वैल्यू है वो कोड हमें बताता है, कोड के वो इसके बराबर है कि 2 times ऑफ डायमीटर ऑफ स्टिरअप्स माइनस हाफ टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रीबार्स। जो रीबार है उसके हाफ से हम 2 times को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर ये आएगी 2ds माइनस 0.5 dB। असल में हमने ये करना है ना, हम ये कर रहे हैं कि हम ओवरऑल विड्थ मालूम कर रहे हैं कि क्या विड्थ सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो हमने इसीलिए ये जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं इनको भी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारे पास बराबर होगा किसके, 0.19 इंचेस। तो ये 0.19 इंचेस इस तरफ से है, 0.19 इंचेस इस तरफ से है, तो ऑलमोस्ट ये 0.4 इंचेस होंगे। जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास है वो क्या था कि या तो 1, ये 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करने हैं, 1 इंचेस, 4/3 टाइम्स एग्रीगेट साइज और बार डायमीटर। इन तीनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसी को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम 4/3 टाइम्स को अगर हम निकालें तो भी 1 इंचेस आता है और 1 इंचेस भी है, लेकिन 12 डायमीटर जो हमारे पास है 9/8 वो मेरे ख्याल से बनता है 1.13 बनता है, 1.12 बनता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 9/8, यानी नॉमिनल डायमीटर ऑफ 9/8 नंबर 9 बार्स। तो अभी हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि हमें कम से कम कितनी विड्थ चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो 1.5 इंचेस हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, 1.5 इंचेस क्लियर कवर, उसके बाद 3/8 स्टिरप्स, ठीक है 3/8 स्टिरप्स, उसके बाद आता है 0.19, जो ये अभी स्पेस हमने निकाला हुआ था ना, ये वाली स्पेस, ये आपको यहाँ पर लिखा भी है 0.19। उसके बाद क्या है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ 9/8, 5 टाइम्स 9/8 ये इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो इनके दरमियान स्पेसिंग है वो भी डायमीटर ऑफ 9 के बराबर है। तो 3 बार्स हमारे पास ये हैं, इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं 2 स्पेस हैं, तो हर स्पेस की जो डिस्टेंस है या जो वो है 9/8। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 5 टाइम्स ऑफ 9/8 करेंगे, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है, ये स्टार्स भी 9/8 है। तो एक 9/8 ये, एक ये, 2, 3, 4 और 5, इसीलिए इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद है 0.19 इंचेस, 0.19 इंचेस दोबारा ये स्पेस है, और इसके बाद स्टिरप्स 3/8 स्टिरप्स है, और इवेंचुअली 1.5 क्लियर कवर है। तो कम से कम ये जो वैल्यू आएगी
हमें इतनी लाजमी हमारी विड्थ होनी चाहिए बीम की, इससे कम अगर बीम की विड्थ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम विड्थ ऑफ द बीम, जो कि हमारे पास 9.76 इंचेस है। 9.76 इंचेस से हमने अपने बीम के विड्थ को कम नहीं करना। और अमूमन अक्सर ये है कि बीम की विड्थ को हम 10 इंच से कम नहीं करते। बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल केस हो और एक्सेप्टेबल हो तो पॉसिबल है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब सही बात नहीं है या कंजर्वेटिव है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप बीम की विड्थ को 10 इंच से कम कर दें। तो कम से कम ये हमारे पास एक चेक था कि हमने इस तरह चेक किया हाँ कि बीम की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। ओके सर। अभी हमारा क्लास का टाइम तकरीबन ओवर हुआ है। ये ओवर हुआ है, 1 मिनट 2 एक्स्ट्रा हो गए सर। जी एक्सक्यूज मी सर। सर टाइम तो ओवर हो गया है सर, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जी गए सर। बस स्लाइड नंबर 9 पर हमने इसको एंड किया है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम इसको स्लाइड नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। बोले शाहजहान बोलो। सर यहाँ पे ये आपने 5 टाइम्स लिया है 9/8, ये नंबर ऑफ बार्स है, ये डिस्टेंस है स्ट्रिप्स के दरमियान। देखो हमने मालूम करना है डिस्टेंस, हमने पूरे विड्थ की डिस्टेंस मालूम करनी है। तो हम देख रहे हैं 3 तो नंबर 9 बार्स मौजूद हैं, लेकिन इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी नंबर 9 का ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कंडीशन है वो 1 इंच 4/3 या बार डायमीटर, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी तो हमने सेलेक्ट किया 9/8। हम जा रहे हैं, हमने असल में डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 टाइम्स ले रहे हैं। असल में ये डिस्टेंस ही मालूम कर रहे हैं हम फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जो हम लोग यहाँ पर मिनिमम वेब विड्थ फाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग ये लोअर पोजीशन से क्यों फाइंड कर रहे हैं सर? थोड़ा हम सेंटर पोजीशन से या कोई और पोजीशन बीम के किसी और पोजीशन से हम लोग क्यों फाइंड नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर आपने इंडिकेट किए हुए ए, ये ए पार्ट जो हमारे पास है, यहाँ से हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखो जहाँ पर आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उसी को चेक करना है कि जो बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो बार्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्या वो सही तरीके से लोकेट हो रहे हैं, क्या उनके आपस में या दरमियान में जो डिस्टेंसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसीलिए जहाँ पर नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा हैं हम उसी पॉइंट पर इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अभी 32 स्टूडेंट्स हैं आज हमारे सेशन में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर ये स्लाइड शेयर कर